नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि यदि आप जेएनयू, बीएचयू, डीयू जैसे विश्वविद्यालयों में पीजी हिंदी करना चाहते हैं, वहां से हिंदी विषय में एमए करना चाहते हैं और अपने भविष्य को अच्छा करना चाहते हैं और कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने जेएनयू के सिलेबस पर सोचा कि चर्चा करूं, क्योंकि जब आप सीयूईटी की परीक्षा की तैयारी करेंगे तो उसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे, वो प्रश्न जो बनाए जाते हैं वो किसी न किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के सिलेबस से मिलते जुलते होते हैं। तो मुख्य तौर पर अगर प्रमुख विश्वविद्यालयों की चर्चा करें तो जेएनयू, बीएचयू, डीयू, एयू और एचसीयू जैसे विश्वविद्यालयों का नाम लिया जा सकता है। और जो भी एक्सपर्ट होते हैं इन्हीं विश्वविद्यालयों से कहीं न कहीं जुड़े रहते हैं, तो उनके दिमाग में भी अपने अपने विश्वविद्यालयों के सिलेबस होते हैं। तो क्यों ना हम इन्हीं सिलेबसों पर चर्चा करें और इसके माध्यम से हम जब तैयारी करना शुरू करें, किताबों को खोलें, तो उन बिंदुओं को बिल्कुल ध्यान में रखें। तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगा कि सौभाग्य की बात यह है कि जिस शिक्षक से आप सभी पढ़ रहे हैं उसमें आप अलग अलग रूप देखते हैं। कई लोग मुझे भैया बोलते हैं, कई लोग सर बोलते हैं, कई लोग अलग अलग तरीके की उपाधियां भी देते हैं। तो ये मानकर चलिए कि अगर आप जेएनयू, बीएचयू से जुड़ना चाहते हैं, वहां से पीजी करना चाहते हैं, तो आप एक अपने सीनियर की बात सुन रहे हैं। शिक्षक के तौर पर तो आप श्रद्धा रूप में रखिए ही, लेकिन एक सीनियर की सलाह को ध्यान में रखते हुए तैयारी में लग जाइए। सिलेबस को चर्चा करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिन भी विद्यार्थियों के घर वाले अगर इन विश्वविद्यालयों में पहले से ही पढ़ रहे होंगे, उनके लिए तो ये बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो कि पहली बार इस तरीके का सपना देख रहे हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, खासतौर से दिल्ली में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, या फिर अलग अलग शैक्षणिक साहित्यिक केंद्र के रूप में स्थापित रहे विश्वविद्यालयों जैसे बीएचयू, इलाहाबाद में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए काफी ये इंपॉर्टेंट है। मैं अगर इस शब्द का प्रयोग करूं रामबाण है, तो शायद ये गलत नहीं होगा। इस सिलेबस को देखने की जरूरत क्यों है? जरूरत इसलिए है कि जब भी आप किताबों को पढ़ने जाएंगे, संबंधित टॉपिक्स, क्योंकि सिलेबस पर हमने पहले ही चर्चा कर ली है सीयूईटी की, तो जब आप उस पाठ्यक्रम को पढ़ने जाएंगे तो उसमें तमाम चीजें दी जाएगी, लेकिन आपको विशेष रूप से किस पर ज्यादा जोर देना है, इस पाठ्यक्रम चर्चा से पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज का जो पाठ्यक्रम है उसका नाम है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। यानी साहित्य के विकास से पहले भाषा का विकास हुआ। इसलिए जब भी आप किसी भी किताब को पढ़िए, जो अच्छी किताबें होंगी, अगर हिंदी साहित्य की अच्छी किताबों को आप देखेंगे तो सबसे पहले उसमें भाषा के बारे में चर्चा की गई। चाहे वो नगेंद्र की किताब को देखिए, चाहे शुक्ल जी की किताब को देखिए, चाहे विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब को देखिए, भाषा की चर्चा सबसे पहले की जाती है। और आदिकाल जब हम पढ़ते हैं तो उसमें न सिर्फ साहित्य की चर्चा की गई है, बल्कि भाषा के विकसित रूप को भी बताने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास कैसे हुआ। तो इसको कई बिंदुओं में देखने का प्रयास किया गया है। सबसे पहले हिंदी भाषा के उद्भव की समस्या पर हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके उद्भव को लेकर क्या क्या अलग अलग भाषाविदों के विचार रहे। अपभ्रंश, अवहट, पुरानी हिंदी, जब किताब आप पढ़िए तो अपभ्रंश के कितने भेद हैं, ठीक है। अवहट को अपभ्रंश के बाद की स्थिति जाना जाता है। तो अवहट के बारे में किसने कहा? जैसे कि विद्यापति की एक खास पंक्ति है, देसिल बयाना सब जन मिठा ते तैसन जमपहो अवहट्टा। पुरानी हिंदी से प्राय सवाल पूछा जाता है कि किसने इसका नाम दिया है, या फिर पुरानी हिंदी का समय कब से कब माना जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जो पहला पॉइंट है, पढ़ते वक्त आपको ध्यान में रखना है अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का जो आपसी संबंध है उसको जरूर क्लियर करके रखिए, क्योंकि एक दो सवाल यहां से प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दूसरा पॉइंट है खड़ी बोली के साहित्यिक रूपों का विकास। इस खड़ी बोली को हम मानक हिंदी के रूप में जानते हैं, उसका साहित्यिक विकास भी हुआ।
जिसमें दक्कनी, उर्दू और हिंदी इन तीनों का रोल है। इस सिलेबस चर्चा के बाद आपको एक क्लियर होगा कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास कैसे कैसे धीरे धीरे हुआ है। तमाम आप अपने अपने महाविद्यालयों के प्रोफेसर से, शिक्षकों से पढ़े होंगे, लेकिन देखिए आज एकदम से सतह दर सतह चीजें क्लियर होती जाएगी कि हिंदी भाषा के उद्भव की चर्चा जब की जाएगी तो इसमें अपभ्रंश अवहट पुरानी हिंदी की बात की जाएगी। फिर खड़ी बोली के विकास की चर्चा जब होगी तो इसमें दक्कनी हिंदी, उर्दू और हिंदी इन तीनों रूपों की चर्चा की जाएगी। यहाँ पर तो दक्कनी हिंदी की जब भी चर्चा की जाएगी आपके दिमाग में वो साउथ इंडिया आ जाएगा, जब राजधानी परिवर्तन हुआ था और कैसे कैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह आए, वहां पर बस गए और फिर वहां पर जो एक भाषा विकसित हुई जिसका नाम है दक्कनी। उसमें कौन कौन से रचनाकार हैं, कौन कौन सी रचना है, समय आने पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आप अपने दिमाग में इन चीजों को जरूर रखें। उर्दू और हिंदी, उर्दू और हिंदी को शैली के रूप में भी कई बार भाषाविदों ने देखा है, तो इनको भी आप जरूर ध्यान रखिए। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है फोर्ट विलियम कॉलेज। जब भी हिंदी भाषा के विकास की चर्चा होगी तो उसमें फोर्ट विलियम कॉलेज को हम नजरअंदाज या इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए जब भी आप किताब पढ़ने जाइए तो फोर्ट विलियम कॉलेज का अगर जिक्र है तो उसको सीरियस देखिए, उसको उस पर नोट्स बनाइए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, कहाँ स्थापित हुआ था, कौन कौन इससे जुड़े हुए थे, इसका उद्देश्य क्या था, उस समय का गवर्नर कौन था जब ये स्थापित हुआ था। ठीक है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज से सवाल प्राय पूछा जाता है और फिर यहीं से माना जाता है कि धीरे धीरे हिंदी गद्य का विकास शुरू हो गया था और आगे चलकर हिंदी की प्रमुख गद्य विधाएं और हिंदी की अन्य गद्य विधाएं दो पार्ट कर दिए गए जब ज्यादा इसमें रचनाएं आने लगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी विभाजन किए जाते हैं वो सरलता के दृष्टिकोण से किए जाते हैं ताकि आप चीजों को आसानी से समझते जाए। अब जब हिंदी गद्य का विकास हो गया तो 19वीं सदी का हिंदी आंदोलन और हिंदी भाषा के स्वरूप का प्रश्न, जो आज हम हिंदी पढ़ते हैं वो बहुत आसानी से हमें पढ़ने को नहीं मिली, बल्कि 19वीं सदी में हिंदी आंदोलन चले हुए थे। लिपि को लेकर, भाषा को लेकर तमाम आंदोलन चले, जिसमें मदन मोहन मालवीय जी का नाम आप अच्छे से जानते होंगे, नागरी प्रचारणी सभा, इसके बाद हिंदी साहित्य सम्मेलन, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर धीरे धीरे हिंदी भाषा कैसी हो, संस्कृत निष्ठ हो या फिर उसमें अरबी, फारसी, उर्दू के शब्दों का भी मिश्रण किया जाए, किस तरीके का हो, इसको लेकर काफी डिबेट रहा है, जिसमें कि राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण और भारतेंदु हरिश्चंद्र के योगदानों को आप भली भांति ध्यान रखेंगे। नहीं रख रहे हो तो जब किताब पढ़ने जाए तो जरूर ध्यान रखें। मेरा बताने का उद्देश्य यही है कि इस सिलेबस के बहाने जब आप मूल टेक्स्ट पढ़ने जाएं तो इन बिंदुओं को प्रमुखता से फोकस करें। आगे है कि पश्चिमोत्तर प्रांत में शिक्षा का माध्यम और राजभाषा का प्रश्न, हिंदी संबंधी मेमोरेंडम जो दिए गए थे हिंदी आंदोलन के दौरान, भाषा के स्वरूप पर विवाद जब हुआ था तो उसमें कुछ प्रमुख व्यक्तित्व थे, जिसमें राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या प्रसाद खत्री, बालकृष्ण भट्ट, देवकी नंदन खत्री, इन सभी का किस तरीके का रुख था। ये जितने नाम दिए गए, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने हिंदी को स्थापित करने के लिए तमाम पुस्तकों का प्रकाशन करवाया था। आपको याद आ गया होगा कि वो कौन कौन सी किताबें। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने न सिर्फ अनेक विधाओं में रचनाएं की बल्कि पत्र पत्रिकाएं भी संपादित की। वो कौन कौन सी पत्र पत्रिकाएं हैं ये आपके मन में आना शुरू हो गया होगा। अयोध्या प्रसाद खत्री, ये बहुत ही जुझारू तरीके के व्यक्तित्व थे और ये जब भी साइकिल ये चलाते थे तो एक झंडा हिंदी का लिए रहते थे और नारा भी ये लगाते थे। अयोध्या प्रसाद खत्री काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है, तो इनको जब भी इनका नाम इतिहास में आए तो देखिए कि इनका क्या योगदान रहा है। बालकृष्ण भट्ट, जिन्होंने कि पत्र पत्रिकाओं का संपादन तो किया ही, हिंदी गद्य के विकास में इनका काफी रोल रहा और आलोचना में भी इनका काफी रोल रहा है। देवकी नंदन खत्री का नाम जब भी आता है तो इनके उपन्यासों की चर्चा होने लगती है और कहा जाता है कि इनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए बहुत लोगों ने हिंदी सीखना शुरू कर दी। अलग अलग भाषाओं के लोग हिंदी पढ़ना शुरू कर दिए, हिंदी सीखना शुरू कर दी। तो अप्रत्यक्षता आप देख रहे हैं कि ये सभी जितने नाम यहाँ पर दिए गए हैं, हिंदी भाषा के विकास में इन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया है। आगे विवाद शुरू होता है खड़ी बोली बनाम ब्रज भाषा का विवाद। ये भी काफी महत्वपूर्ण विवाद रहा है कि एक जमाना था कि ब्रज भाषा का क्षेत्र उत्तर प्रदेश से अलग अलग, आप देखेंगे जैसे मीरा जो कि राजस्थान के रहने वाली थी, उन्होंने भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया।
भक्ति काल में ब्रज भाषा और रीति काल में ब्रज भाषा काफी ये साहित्यिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण भाषा रही है। लेकिन ये उस समय भाषा के रूप में देखी जाती थी और जो खड़ी बोली थी वो बोली के रूप में देखी जाती थी। लेकिन ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आया कि ब्रज भाषा धीरे धीरे सीमित हो गई और खड़ी बोली जो आज मानक हिंदी के रूप में हो गई। इसको लेकर आप रामस्वरूप चतुर्वेदी की किताब पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत इसके बारे में चर्चा की गई है। हिंदी आंदोलन जो हिंदी को स्थापित करके चलने वाले थे, उन आंदोलनों के बारे में आप ध्यान रखिए। हिंदी के संस्कृत निष्ठ रूप का विकास कैसे हुआ, जैसा कि मैंने बताया कि राजा लक्ष्मण का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कोटेशन आता है कि हिंदी उर्दू न्यारी न्यारी अलग अलग भाषाएं दोनों एक नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का यह मानना है कि दोनों एक ही शैली है, केवल इनके लिखने में अंतर होता है, लिपि में अंतर है। तो हिंदी के संस्कृत निष्ठ रूप का विकास किस तरीके से हुआ, यानी कि कुछ लोगों का यह मानना था कि हिंदी को संस्कृत से जोड़कर ही देखना चाहिए, क्योंकि आप जब भी भाषा के विकास को आप देखेंगे तो इसको संस्कृत तक खींचकर ले जाते हैं। हिंदी का मानकीकरण, जिसको कि हम लिपि, जिसको देवनागरी की वैज्ञानिकता से जोड़कर देख सकते हैं, तो हिंदी का मानकीकरण से सवाल प्राय पूछ लिया जाता है और जो भी संशोधन हुए हैं, सुधार हुए हैं, वहां से भी सवाल पूछे जाते हैं। स्वाधीनता आंदोलन और हिंदी, एक तरफ तो हम अपने देश को आजाद कराने के लिए स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, दूसरे तरफ इस आंदोलन में हिंदी का भी इंपॉर्टेंट रोल था। अलग अलग जो नेता थे, खासतौर से लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, ठीक है, लाला लाजपत राय, इनके साथ साथ कई सामाजिक साहित्यिक संस्थाएं भी थी, विचारक भी थे, जो कि स्वाधीनता आंदोलन के समय हिंदी के विकास को लेकर काफी चर्चा करते रहे। स्वतंत्र भारत की राजभाषा का प्रश्न और हिंदी, जब देश आजाद हुआ तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के तौर पर मान्यता मिली और आप देखते हैं कि 343 से लेकर 351 के बीच में अनुच्छेद भी बताया गया कि क्या क्या हिंदी को किस रूप में देखा जाए, ठीक है ना। तो उसके ऊपर भी आपको फोकस करके जाना होगा। राजभाषा और हिंदी की आत्मा, एक किताब है हिंदी की आत्मा, आगे हम चर्चा करेंगे, इसमें ग्रंथों पर भी हमें चर्चा करना है तो देखेंगे। तो राजभाषा के तौर पर जब हिंदी को मान्यता मिल गई तो उसको किस तरीके से हम देखें कि जो राजभाषा है वो हिंदी की आत्मा के रूप में कैसे विकसित हुई कि नहीं, आज की वर्तमान स्थिति से उसको जोड़कर देखा जा सकता है। नागरी लिपि के मानकीकरण का प्रश्न, इसी से जोड़कर आपको देखना है हिंदी के मानकीकरण से। फिर हिंदी उर्दू प्रदेश की लोक भाषाओं जनपदीय बोलियों के साथ हिंदी के संबंध का प्रश्न, और फिर आज की हिंदी कैसी है। तो ये पूरा सिलेबस रहा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एमए प्रथम सेमेस्टर का। वहां जो विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे वो उम्मीद है कि पूरा पढ़ चुके होंगे, और हम सब भाग्यशाली थे कि उस जमाने में हमें वीर भारत तलवार जैसे प्रोफेसर से पढ़ने का मौका मिला था, और काफी पहली बार हमें अनुभूति हुई कि हिंदी भाषा को इस तरीके से भी पढ़ा जा सकता है, इन प्रश्नों से टकराया जा सकता है। आमतौर पर आप देखते हैं कि जब हम यूजी तक की पढ़ाई करते हैं, बीए में रहते हैं, तो सामान्य तौर से भाषा विज्ञान पर ज्यादा जोर देकर कोर्स को खत्म कर दिया जाता है और इन बहसों पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। तो आप इसी बहाने कम से कम हिंदी भाषा के उद्भव और विकास से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ पाए होंगे। और आगे हम देखते हैं कि कुछ किताबें जो कि प्राय परीक्षाओं में प्रश्न के तौर पर पूछी जाती हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया कि पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल, ये दोनों किताबें कहाँ से प्रकाशित हुई, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। काशी नागरी प्रचारणी सभा, ठीक है, दोनों किताबें होंगी। किशोरी दास वाजपेयी हिंदी शब्दानुशासन, ये भी नागरी प्रचारणी सभा काशी से। तो ऊपर की तीनों किताबें आप देख रहे हैं शुरुआत की, ये सभी काशी नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुई। तो अब आपके दिमाग में ये आ गया होगा कि काशी नागरी प्रचारणी की स्थापना कब हुई थी और उसका उद्देश्य क्या था। उसके ढेर सारे उद्देश्य थे, लेकिन एक उद्देश्य था किताबों का प्रकाशन करना, मूल जो ग्रंथ हैं उनका प्रकाशन करना। तो ये जो शुरुआती ग्रंथ आप देख रहे हैं सब काशी नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुई है। इसके बाद जो किताब है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, नामवर सिंह, तो पुराने पेपर्स को आप देखेंगे तो ये भी प्रश्न के तौर पर किताबें आई हुई हैं, इसलिए मुझे चर्चा करना जरूरी लगा कि कम से कम इसी बहाने आप जरूर देखिए। भारतीय आर्य भाषा और हिंदी, सुनीति कुमार चटर्जी। दक्कनी का गद्य और पद्य, हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद से श्री राम शर्मा द्वारा पुस्तक प्रकाशित की गई।
खड़ी बोली आंदोलन डॉक्टर सीतकंठ मिश्रा द्वारा लिखी गई। अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ भी निकला जो कि बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना से प्रकाशित हुआ। तो ये महत्वपूर्ण किताबें, इन किताबों को जरूर आप ध्यान में रखिए, हो सकता है कि परीक्षा में ये घूम फिर कर आ सकती हैं। आगे कुछ और किताबें, मातृभाषाओं का प्रश्न निबंध के तौर पर राहुल साकृत्यायन। मान लीजिए आगे की परीक्षा में पूछ लिया जाए कि मातृभाषाओं का प्रश्न नामक निबंध किसने लिखा है, ऑप्शन में नाम आ जाए 3-4 और उसमें राहुल साकृत्यायन का नाम रहे, तो जो विद्यार्थी अभी तक धैर्य से इस वीडियो लेक्चर को महत्वपूर्ण मानते हुए देख रहे होंगे उनके लिए एक नया प्रश्न यहाँ पर बन गया, उसका उत्तर भी उन्हें पता चल गया कि मातृभाषाओं का प्रश्न। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि NEP जब से लागू हुआ है उसमें मातृभाषाओं को प्रमुखता से केंद्र में रखा गया है। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं और बार बार UGC नेट के सिलेबस को रिवाइज करने की बात आ रही है, उसकी समीक्षा के बाद बदले हुए पैटर्न या फिर सिलेबस की चर्चा की जा रही है। तो उसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि मातृभाषाओं पर भी जोर दिया जाएगा या फिर NEP को फॉलो किया जाएगा। तो आप जरूर ध्यान में रखिए कि मातृभाषाओं के प्रश्नों को लेकर राहुल साकृत्यायन ने भी विचार विमर्श किया है। राहुल निबंधावली से इन्होंने हिंदी की मूल भाषा कौरवी नामक निबंध लिखा था। प्रायः सवाल पूछा जाता है कि हिंदी को या खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा, तो हम वन लाइनर किताबों में पूरा रट कर बैठे रहते हैं कि राहुल साकृत्यायन ने कहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये कहा कहाँ पर है, उन्होंने एक निबंध लिखा है। आप अगर रिसर्च प्रवृत्ति के रखते हो, शोध में विश्वास करते हो, तो न सिर्फ आप वन लाइनर किताबों को पढ़ेंगे बल्कि इस निबंध को खोजना शुरू कर देंगे कि देखें तो क्या इसमें लिखा गया है। जब आपको जानकारी होगी तभी न। इसीलिए इस चैनल से आपको जुड़ना आपके लिए काफी लाभदायी हो सकता है या फिर सौभाग्यशाली भी मैं कह सकता हूं। हिंदी में पारिभाषिक शब्दों का निर्माण निबंध, आचार्य रघुवीर का परिभाषा निर्माण निबंध। रघुवीर काफी हिंदी के विकास में इन्होंने ये किया। जितने भी संस्कृत निष्ठ शब्द हुआ करते थे या फिर अंग्रेजी के शब्द हुआ करते थे, ये उसको हिंदी में बोलते थे। जैसे आज हम बोलते हैं टू व्हीलर, ठीक है, तो आराम से हम समझ जाते हैं कि किसी बाइक की बात की जा रही है या फिर 2 पहिए वाहन की। इन्होंने इसको नाम दिया द्विचक्रिका, ठीक है। तो इनकी जो भाषा शब्दावली थी काफी कठिन थी, जो कि व्यवहार में लाना संभव नहीं रही, इसलिए इसको मैं कहूँ कि ये फ्लॉप से हो गए। बहुत ज्यादा इनका नाम आप नहीं सुनेंगे, लेकिन देखिए कई बार भाषा शब्दों के निर्माण की चर्चा की जाएगी तो विकल्प में रघुवीर सहाय का नाम आप देख सकते हैं। तो कम से कम इतना तो जानकारी रखिए कि रघुवीर सहाय का सॉरी रघुवीर का, देखिए यही होता है, रघुवीर सहाय कवि भी हैं क्योंकि वो ज्यादा उनका नाम आता है, लेकिन आचार्य रघुवीर या डॉक्टर रघुवीर का नाम कम आता है। इसलिए देखिए बार बार अपने आप जाकर सहाय जुड़ जा रहा है, ठीक है ना। तो यही चीजों को ध्यान में रखना है। क्या करें में प्रयाग हिंदी साहित्य पर एक दृष्टि निबंध भी आप पढ़ सकते हैं। क्या करें निबंध है ये। आगे कुछ किताबें दी गई हैं जो कि रामविलास शर्मा की काफी महत्वपूर्ण किताबें। भाषा और समाज, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, भारत की भाषा समस्या। देखिए ये चारों किताबें दी गई और आप अगर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो कई बार इनके प्रकाशन वर्ष या क्रम को पूछ लिया जाता है। कहां से? इन्हीं सिलेबसों से ही सवाल उठाए जाते हैं। हमें लगता है कि जो एक्सपर्ट हैं वो खूब किताबें पढ़ते होंगे, ऐसा कम है। वो सिलेबस उठाते हैं, सिलेबस को देखते हुए प्रश्न बना लेते हैं, क्योंकि प्रश्न बनाना बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि हमें तो दूसरे की परीक्षा लेना है, ठीक है। बस उसको सेट करना कठिन है, कैसे सेट किया जाए। तो रामविलास शर्मा ढेर सारी किताबें इन्होंने लिखी, लेकिन भाषा के दृष्टिकोण में इनकी एक विशेष किताबें, भाषा और समाज, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। मुझे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं हो रहा है कि जब मैं JNU गया तभी मुझे पता चला कि भाषा और समाज नाम की भी कोई बुक है। इसके पहले मैं तमाम हरदेव बहारी, वासुदेव नंदन प्रसाद की किताबों के बारे में हमने खूब सुना। BHU में हरदेव बहारी किताबों को बताया जाता था, लेकिन जब मैं JNU गया तो उन्होंने कहा, जो भी पढ़ाने वाले सर थे उन्होंने कहा कि अब वो किताबें यहाँ के लिए काम में नहीं आएगी, ये किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी यहाँ पर भाषा के पेपर को पढ़ते हुए। आगे एक किताब आ रही है यहाँ पर, डॉक्टर धर्मवीर, जिनकी किताब का नाम है हिंदी की आत्मा, जो कि दिल्ली से प्रकाशित हुई है समता प्रकाशन से। डॉक्टर धर्मवीर ये दलित आलोचक के रूप पर जाने जाते हैं। इन्हीं से मिलता जुलता नाम है
धर्मवीर भारती। तो आपको अंतर करके रखना है, हिंदी की आत्मा नाम से लिखा डॉक्टर धर्मवीर ने। और इस किताब में हिंदी के विकास को लेकर, हिंदी की स्थिति को लेकर बड़े तार्किक ढंग से चर्चा की गई। आगे भी और किताबें हैं जो कि आप देख रहे हैं कि कुछ अंग्रेजी में भी हैं। अमृत राय ने किताब लिखी अ हाउस डिवाइडेड। क्रिस्टोफर आर किंग ने लिखा वन लैंग्वेज टू स्क्रिप्ट्स। ये सब किताबें उतनी महत्वपूर्ण नहीं है परीक्षाओं के लिए, लेकिन आप कुछ समय के लिए तो ध्यान रख ही सकते हैं। वसुधा डालमिया ने लिखा नेशनलाइजेशन ऑफ हिंदू ट्रेडिशन, भारतेंदु हरिश्चंद्र एंड 19th, ठीक है, 19वीं शताब्दी और भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम से लिखा वसुधा डालमिया ने। डॉक्टर इकबाल अहमद ने लिखा दक्खनी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। देखिए ये सवाल पूछा जा सकता है कि दक्खनी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? वो है डॉक्टर इकबाल अहमद। इसी से मिलता जुलता अगर मैं आप सभी के लिए होमवर्क दूं कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है, तो आप जरूर कमेंट करके बताइए। रालसा कीर्त्या ने किताब और लिखा दक्खनी हिंदी काव्य धारा, ठीक है, और कई बार इसको हिंदी काव्य धारा नाम से भी परीक्षा में आप देख चुके होंगे, पूछा गया है। अमृत राय ने फिर एक किताब लिखी आधुनिक भावबोध की संज्ञा। पॉल आर ब्रास ने लिखा लैंग्वेज, रिलीजियन एंड पॉलिटिक्स इन नॉर्थ इंडिया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से प्रकाशित हुई। वीर भारत तलवार, जिनकी मैं चर्चा कर रहा था, और उनकी किताब भी यहाँ पर हमें पढ़नी है, रस्सा कस्सी, बहुत ही बेहतरीन किताब। और इन्होंने शिमला में स्थित उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान से रिसर्च करने के बाद इस किताब को इन्होंने प्रकाशित की, और खासतौर से इसमें शिव प्रसाद सितारे हिंद को फोकस किया गया है। तो जरूर इस किताब को पढ़िए। किताब पुस्तक मेला में और तमाम जो भी पुस्तक भंडार है वहां पर आपको मिल जाएगी। मीर अम्मन ने लिखा बागो बहार। लक्ष्मी सागर वार्षणे ने लिखा है आधुनिक हिंदी साहित्य, ठीक है, ये वही लक्ष्मी सागर वार्षणे हैं जिन्होंने कि गार्थ तासी के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद भी किया है। किस नाम से किया है आपके दिमाग में आ गया होगा, नहीं आ रहा है तो एक बार खोजिए आप, सारी चीजें इस चैनल पर उपलब्ध हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपके दिमाग में आ रहा होगा। श्रीराम शर्मा, डॉक्टर श्रीराम शर्मा ने लिखा दक्खनी हिंदी का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से किताब प्रकाशित हुई। तो इस तरीके से इस सिलेबस पर चर्चा करते हुए न सिर्फ हम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एमए के एक प्रश्न पत्र के बारे में जाना, बल्कि अगर आप भाषा पर रिसर्च करना चाहते हैं तो उससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण किताबें, उन किताबों से भी आप परिचित हो गए कि भाषा पर हमें काम करना होगा तो इन किताबों को देखना पड़ेगा। और भाषा के पोर्शन को तैयार करते हुए इन बिंदुओं को हमें ध्यान में रखना चाहिए, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको लगेगा कि क्या हुआ, हम अभी जेएनयू नहीं पहुंचे हैं, उसके पहले वहां के पाठ्यक्रमों से तो परिचित हो ही गए। क्यों हुए? क्योंकि आप एक सीनियर से जुड़े हुए हैं, वहां से पढ़े हुए विद्यार्थी से जुड़े हुए। तो उम्मीद है कि ये हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। आगे हम क्रमशः पाठ्यक्रम को कंप्लीट कर जाएंगे, जहां तक मुझे लग रहा है कि 8-10 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, और आप समानांतर अपनी तैयारी करते जाएंगे, जो मैं वीडियो लिंक्स नीचे डाल दूंगा CUET PG का जो पहले पढ़ाया हुआ था। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।